गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो हम लोग जो हैं नर्वस सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे और आई एम रियली सॉरी कि 2 दिन से यार वीडियो नहीं आ पाई। ठीक है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और आगे जो है इस नर्वस सिस्टम को हम कंटिन्यू करते रहेंगे। और देखो, टारगेट तो ये है कि एग्ज़ाम से पहले सारे के सारे मैं वीडियोस ख़त्म करूँ। जितने भी टॉपिक वाइज है कि जितने भी सिलेबस है मैं सब ख़त्म करता जाऊँ। आई होप कि ख़त्म हो भी जाएगा, क्योंकि एक मेरा टारगेट है कि एग्ज़ाम से पहले जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी सिलेबस में जो भी टॉपिक हैं, उसको मैं वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करता जाऊँ। ठीक है, तो पहले तो इस नर्वस सिस्टम को जल्दी से जल्द ख़त्म करेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेंगे और धीरे धीरे एक तो टॉपिक बहुत बड़ा है यार। मतलब एक तो मुझे आप लोगों को ऐसा नहीं कि मैं देखो वीडियो बना दूँ, शॉर्टकट में समझा दूँ, उससे कोई मतलब नहीं बनेगा। मतलब शॉर्टकट से समझना एक तरह का रट्टा हो गया, रट्टेबाज हो गया। मैं इस तरह से समझाना नहीं चाहता हूँ। एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि आप लोग देखो फ्यूचर टीचर हो, तो आप लोग जो है बच्चों को जो सिखाओगे वो डीपली सिखाओगे, कंसेप्ट के हिसाब से सिखाओगे। मतलब एक बोलते ना, ऐसा टीचर बनना है आप लोगों को कि कोई भी बच्चा अगर आप लोगों से सवाल पूछे तो इंस्टेंटली आपको उसका जवाब देना है। ऐसा टीचर बनना है इस तरह से। तो उसके लिए जो है हम लोग को सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब आ जाएगा हम लोगों को, सब तो मुझे भी नहीं आएगा। कोई भी लोग परफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं। तो हम लोगों को क्या है, हम लोग को एटलीस्ट सब तो नहीं, लेकिन 98%, 95% तो हमारी नॉलेज एक्यूरेट रहेगी, है कि नहीं। तो उसमें हम जो है उसको कंज्यूम करें। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन के बारे में। तो यहाँ पे जो है मैंने आप लोगों को इससे पहले ना एक चार्ट दिया था, याद है? अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियो देखे रहोगे तो मैंने आप लोगों को एक चार्ट बताया था फोर ब्रेन के बारे में, मिड ब्रेन के बारे में, हिंड ब्रेन के बारे में। वो चार्ट आप लोग एक बार देख लीजिएगा, जिसकी वजह से ये जो जो भी एक्सप्लेन करूँगा वो और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी समझने के लिए। ठीक है, तो इसको अब समझते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन को। तो यहाँ पे एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करें, तो इसमें जो फोर ब्रेन होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो फोर ब्रेन होता है वो एक ही लोब होगा, याद रखिएगा। ठीक है, मिड ब्रेन भी एक ही लोब होगा और हिंड ब्रेन भी एक ही लोब होगा। जो फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन को आप लोग को पता है कि क्या कहते हैं, प्रोसेंसिफेलॉन भी कहा जाता है, मिड ब्रेन को मेसेंसिफेलॉन भी कहते हैं और हिंड ब्रेन को रोबेंसिफेलॉन भी कहा जाता है। एडल्ट स्टेज में आप आ जाते हैं। ठीक है, एडल्ट स्टेज में जैसे ही आते हैं, ठीक है, यही फोर ब्रेन जो है अब कन्वर्ट हो जाता है दो लोब्स में। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये दो लोब्स में कन्वर्ट हो जाता है। एक जो है, एक को हम क्या कहेंगे, टेलेंसीफेलॉन कहेंगे, और दूसरे को हम डायनेसीफेलॉन कहेंगे। ठीक है, अब इसी टेलेंसीफेलॉन को मैंने बताया था आप लोगों को कि इसी टेलेंसीफेलॉन को और क्या कहते हैं, दूसरे नाम से क्या जानते हैं, सेरेब्रम भी कहते हैं। और डायनेसीफेलॉन में मैंने आप लोगों को बताया था 3 चीज़ें आ जाती हैं, एपिथैलेमस आ जाता है, थैलेमस आ जाता है, और तीसरा क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं मिड ब्रेन की। ठीक है, तो फोर ब्रेन का जो एक लोब है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, या बन जाता है किसमें, 2 लोब्स में बन जाते हैं। ठीक है, मिड ब्रेन का जो लोब है उसमें कोई भी कन्वर्जन या फिर कोई एक्स्ट्रा लोब नहीं बनता। वो एक ही, मिड ब्रेन एक लोब है तो वो एक ही लोब में ही रहता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, आपका हो जाएगा मेसेंसिफेलॉन। ठीक है, अब ये जो बचा हिंड ब्रेन जो है ये भी अब 2 लोब्स में बढ़ जाते हैं, मतलब 2 लोब्स में आ जाते हैं जैसे ही एडल्ट स्टेज में आते हैं तो। ठीक है, तो हिंड ब्रेन जो है, इसमें ये वाला जो लोब है वो क्या कहलाएगा, कौन सा लोब कहलाएगा, इसको कहा जाता है मेटेंसीफेलॉन। ठीक है, क्या कहेंगे, मेटेंसीफेलॉन कहेंगे। और मेटेंसीफेलॉन में आप लोगों को मैंने चार्ट में बताया था कि इसमें क्या आते हैं, इसमें आता है सेरेबेलम आ जाता है और पोन्स आ जाते हैं। ठीक है, और ये जो दूसरा वाला लोब्स है हिंड ब्रेन का ही, ये वाला क्या कहलाता है, ये वाला कहलाता है माइसेंसीफेलॉन। ठीक है, क्या कहलाएगा, माइसेंसीफेलॉन कहलाएगा। और माइसेंसीफेलॉन में कौन आते हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, तो ये रही बात इसमें, मतलब किस तरह से कन्वर्जन होता है, मतलब जो है लोब्स कैसे बढ़ जाते हैं। तो फोर ब्रेन का जो एक लोब है वो 2 लोब से बढ़ जाता है, मिड ब्रेन का जो एक लोब है वो एक ही लोब में रह जाता है, और हिंड ब्रेन का जो एक लोब है वो 2 लोब में बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखो इसको समझते हैं अब थोड़ा सा और। यहाँ पे देखो जो टेलेंसीफेलॉन है ना, टेलेंसीफेलॉन मैं यहाँ पे बना देता हूँ।
ठीक है, बड़ा सा, ये जो टेलेंसीफेलॉन है, ये टेलेंसीफेलॉन की बात हो रही है। ये क्या है? टेलेंसीफेलॉन। इसी टेलेंसीफेलॉन में जो है 2 वेंट्रिकल्स पाई जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड क्या पाई जाती है? वेंट्रिकल्स पाई जाती है, ठीक है। वेंट्रिकल मतलब कैविटी, ठीक है। और इसी वेंट्रिकल्स में क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, इसी वेंट्रिकल्स में होता है CSF बोले तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, ओके। अब बात करें डायंसीफेलॉन की, तो डायंसीफेलॉन में 3rd वेंट्रिकल पाई जाती है, ठीक है, 3rd वेंट्रिकल पाई जाएगी, ओके। और इसमें भी क्या होता है? इसमें भी CSF होते हैं, ठीक है। और बचा क्या अब जो है आगे? मेसेंसीफेलॉन में कोई भी वेंट्रिकल नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है क्या? आगे है मेटेंसीफेलॉन। क्या है? मेटेंसीफेलॉन, हिंडब्रेन का मेटेंसीफेलॉन, ठीक है। इसमें जो है 4th वेंट्रिकल्स पाई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा 4th वेंट्रिकल्स पाई जाएगी और इसमें भी CSF देखने को मिलेगा, ठीक है, ओके। अब जो है इस फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल को याद रखिएगा, इस फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल को कहा जाता है क्या? मैंने आप लोगों को बताया था पैरासिल। क्या कहा जाएगा इसको? पैरासिल कहेंगे। और 3rd वेंट्रिकल को क्या कहते हैं? मैंने बताया था ये भी, इसको कहा जाता है डायसील, ठीक है। और 4th वेंट्रिकल को क्या कहेंगे? 4th वेंट्रिकल को कहेंगे मेटासिल, ठीक है। और ये वाला जो ये जो है ना जो 5वां वाला लोब है, इसमें भी कोई भी वेंट्रिकल पाया नहीं जाता, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल जो होते हैं वो टेलेंसीफेलॉन में, 3rd वेंट्रिकल जो होंगे वो डायंसीफेलॉन में, 4th वेंट्रिकल जो होंगे वो मेटेंसीफेलॉन में, ठीक है। और 4th वेंट्रिकल को मेटासिल कहेंगे, 3rd वेंट्रिकल को डायसिल कहेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल को पैरासिल कहेंगे, ठीक है, ओके। तो ये रही बात डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन की, ठीक। चलो अब जो है हम लोग थोड़ा अब जो है आगे बढ़ते हैं। आगे जो है इसके बारे में अब हम लोग जो है पढ़ते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में यहाँ पे देखते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया था, जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो एक लेफ्ट वाला सेरेब्रल हेमिस्फीयर और राइट वाला सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है, राइट। और उन दोनों के बीच में मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है? एक सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कनेक्ट करता है लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर को, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है। और वो सी शेप स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम क्या है? आप लोग को पता है ये क्या होता है? कॉर्पस कैलोसम, है ना। अब यहाँ पे जो कैलोसम है, मतलब जो सी शेप स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ये ऐसे, ओके। ये सी शेप स्ट्रक्चर होता है, ये क्या है? सपोज ये क्या है? कॉर्पस कैलोसम है, ओके। जो कि क्या करता है? जो कि कनेक्ट करता है लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर को, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे जो है जो सी शेप स्ट्रक्चर है ये वाला, मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि ये किससे बना होता है? ग्रुप ऑफ माइलिनेटेड न्यूरॉन से बना होता है, ठीक है। माइलिनेटेड न्यूरॉन से बना होता है, मतलब ये न्यूरॉन्स का ही बहुत सारे ग्रुप से ही जो है ये बना होता है, ठीक है, एक तरीके से ये कह सकते हैं। और ये कॉर्पस कैलोसम क्या होता है? ये कॉर्पस कैलोसम जो होता है वो कनेक्ट करता है किसको? लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को, लेफ्ट सेरेब्रल और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है, ठीक है। अभी यहाँ पे इस सेरेब्रल हेमिस्फीयर को देखते हैं। यही सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है अब 2 चीज़ों में डिवाइड हो जाता है। इसको 2 चीज़ों में हम डिवाइड कर देते हैं, एक यहाँ पे लेकर आ जाते हैं, ठीक है। इसको हम 2 चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है, एक को ले लो आउटर कॉर्टेक्स, आउटर सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। और एक ले लो इनर सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। इसको मैं अब दूसरा पेपर ले लेता हूँ, ठीक है। तो यही सेरेब्रल हेमिस्फीयर को हम जो है 2 भागों में बांट देते हैं, आउटर सेरेब्रल कॉर्टेक्स और इनर सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं। तो
पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, आउटर सेरेब्रल कॉर्टेक्स की। किसकी बात करेंगे, आउटर सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बात करते हैं। आउटर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में याद रखिएगा, देखिए ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये एक तरह का क्या है, मतलब किसकी हिस्से की बात हो रही है, सेरेब्रम की बात हो रही है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन देखो मैंने एक लाइन से चलते हैं, जैसे हमारा हेयर है, हेयर के नीचे क्या आएगा, स्किन है, स्किन के नीचे जो है क्या आ जाएगी, मतलब क्या आ जाएगा, क्रैनियम बॉक्स आ जाएगा, क्रैनियम बॉक्स के फिर नीचे क्या आ जाएगा, 3 मेनिंजेस आ जाते हैं, 3 मेनिंजेस के बाद क्या आ जाता है, हमारा ब्रेन आ जाता है। और ब्रेन का जो बाहर वाला जो हिस्सा होता है, सबसे पहले जो हिस्सा, वो क्या कहलाएगा, मतलब एक तरह का वो कहलाएगा सेरेब्रम ना। तो सेरेब्रम जो होगा उसकी पहले हम लोग, मतलब उसी की बात हो रही है। तो हम लोग जो है सेरेब्रल हेमिस्फेयर को 2 भागों में बांट दिया गया, ठीक है, आउटर सेरेब्रल कॉर्टेक्स और इनर सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अब आउटर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में याद रखिएगा, आउटर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, आउटर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में सबसे पहले बात करेंगे डोर्सल वॉल की, ठीक है। इस डोर्सल वॉल में ना एक प्रोजेक्शन होता है, एक क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है, जिसको कहते हैं नियोपैलियम। क्या कहेंगे, नियोपैलियम, PALLIUM, ठीक है, नियोपैलियम कहा जाता है। अब ये नियोपैलियम होता क्या है, नियोपैलियम ये ना क्या शो करता है, एक इंटेलेक्चुअल पावर शो करता है, या इंटेलेक्चुअल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसा समझ लीजिए नियोपैलियम। मतलब ये कहा जाता है कि जितना थिक होता है नियोपैलियम, उतना इंटेलेक्चुअल पावर ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब जो इंटेलेक्चुअल जो IQ लेवल होता है वो इसी से निर्धारित है, इसी से जो है देखा जाता है एक तरीके से, ठीक है। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इंटेलेक्चुअल के लिए, इंटेलिजेंस पर्पस के लिए, कौन, नियोपैलियम, ठीक है। और ये भी याद रखिए, नियोपैलियम जितना थिक होगा, जितनी इसकी थिकनिंग होती है नियोपैलियम की, उतना कहा जाता है कि उस शख्स में इंटेलेक्चुअल पावर या IQ लेवल ज़्यादा होता है, ठीक है, ओके। तो ये रही बात किसकी, डोर्सल वॉल की। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो IQ लेवल चेक किया जाता है, ये टेस्ट किया जाता है ना, उस चीज़ को कहा जाता है बीनेस टेस्ट, ठीक है। क्या कहा जाता है, बीनेस टेस्ट कहा जाता है, ठीक है। जो इंटेलिजेंस पर्पस या इंटेलेक्चुअल पावर को टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम है बाइनेस टेस्ट कहा जाता है इसको, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब यही आउटर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, आउटर सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक इनकी जो है लेटरल वॉल को हम क्या कहते हैं, इनके मतलब आउटर सेरेब्रल कॉर्टेक्स के लेटरल वॉल को हम क्या कहा जाता है, कॉर्पोरा स्ट्रेटा। क्या कहेंगे, कॉर्पोरा स्ट्रेटा कहा जाता है। अब ये कॉर्पोरा स्ट्रेटा क्या होता है, कॉर्पोरा स्ट्रेटा जो मतलब इसका फंक्शन क्या होता है, यह किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कॉर्पोरा स्ट्रेटा रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट के लिए, स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, याद रखिएगा। अब ये स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट होता क्या है, इसको समझते हैं। स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट का मतलब होता है ये एमलेस रिपीटेटिव मूवमेंट होता है। क्या होता है ये, एमलेस रिपीटेटिव मूवमेंट होता है। मतलब जैसे कि देखो, इसका मतलब ये होता है कि हम ऐसे ही बैठे हुए हैं और बेवजह इस तरह से, जैसे मैं अभी ऐसे ही बैठा हूँ और बेवजह ऐसे पैन हिला रहा हूँ मैं इस तरह से, तो ये एमलेस मूवमेंट कहलाता है, एमलेस रिपीटेटिव मूवमेंट कहलाता है। और ये इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, यही कॉर्पोरा स्ट्रेटा, ठीक है, याद रखिएगा। हम कहीं चल रहे हैं या फिर किसी से मतलब ऐसे ही बैठे हुए हैं या चेयर पे बैठे हुए हैं, कभी कभी हम अपने पैरों को भी इस तरह हिलाने लग जाते हैं, है ना, अपने थाई को या अपने फीट को हिलाने लग जाते हैं, अपने हाथों को कुछ इस तरह से कुछ भी ऐसे करने लग जाते हैं ना, तो ये नेचुरल सी मतलब एक तरीके का एमलेस मूवमेंट कहलाती है, ठीक है। और वो कौन होता है, कॉर्पोरा, मतलब कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कॉर्पोरा स्ट्रेटा होता है, ठीक है, जो कि एक स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट शो करता है, ठीक है। अब जो है इसके बारे में अभी देखो, ये मैंने आउटर सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। अब जो है मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ, हाँ इसके बारे में बता देता हूँ। चलो अभी देखो, आप लोग इसके बारे में सुने रहोगे, मतलब जो आउटर सेरेब्रल कॉर्टेक्स मतलब जो क्रैनियम या फिर कह सकते हैं कि
सेरेब्रम सब समझ लीजिए। सेरेब्रम का जो आउटर स्ट्रक्चर, आउटर पार्ट होता है, या फिर कह सकते हैं कि आउटर सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये इसी में ही आउटर सेरेब्रल, यहाँ पे देखते हैं आउटर सेरेब्रल कॉर्टेक्स के हिस्से में देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ब्रेन देखो इस तरह से, कभी आप लोग देखे रहोगे इस तरह से, ऐसे होता है ना ब्रेन, इस तरह से दिखाई देता है। देखो ऐसा मतलब इस तरह से रिजेस ग्रूव्स दिखाई देता है, रिजेस ग्रूव्स दिखाई देता है, रिजेस ग्रूव्स, रिजेस ग्रूव्स, रिजेस ग्रूव्स, रिजेस ग्रूव्स, ऐसे दिखाई देगा, है कि नहीं। तो ये वाला जो हिस्सा होता है, जो उठा वाला होता है, इसको रिजेस कहा जाता है, ठीक है। और रिजेस को एक और नाम से जानते हैं, रिजेस को कहा जाता है और गायरी भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो कर्व दिखता है आप लोग, जो नीचे आता है, जो इस तरह से नीचे आता है, इस तरह से नीचे आता है, ये इस तरह से, इसको कहा जाता है ग्रूव्स, ठीक है। क्या कहा जाएगा, इसको ग्रूव्स कहते हैं। और ग्रूव्स को एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम क्या है, सल्काय, इसको सल्काय भी कहा जाता है, ठीक है। अभी देखो इनका काम क्या है, मतलब ये क्यों हमारे मतलब हमारे ब्रेन या फिर हमारा जो सेरेब्रम होता है या फिर आउटर सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, वो इस तरह से रीजन्स ग्रूव्स इसमें क्यों पाया जाता है, इसको समझते हैं। इसमें इसलिए ये पाया जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है। पहली बात देखो, हमारा जो ब्रेन होता है, पहले इसको समझते हैं। हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, पहली बात, ठीक है। जब ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है ना, तो फिर मतलब एक तरह का सेमी सॉलिड होता है या फिर इस जेली लाइक सब्सटेंस होता है, तो इसको हम लोगों को ना एक क्रैनियम बॉक्स में फिट करना है ब्रेन को। तो ये जो फिट करने का काम कौन करवाता है, यही गायरी एंड या फिर यही रिजेस एंड ग्रूव्स करवाता है, यही रिजेस एंड ग्रूव्स फिट करवाता है। मतलब जैसे कि देख लो, जैसे कि मैं आप लोगों को ये भी बताया था कि इसमें सेल डिवीजन में मैं बताया था मैंने, मतलब सेल साइकिल में पढ़ा रहा था आप लोगों को कि जो डीएनए बहुत लंबा होता है, मतलब डीएनए जो होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है, 1 मीटर तक का हो लंबा होता है, लॉन्ग होता है। तो उसको कॉइल कौन करवाता है, कौन सा प्रोटीन करवाता है, जिससे वजह से जो है वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाए, वो होता है हिस्टोन प्रोटीन, आप लोग को पता ही है। उसी तरह जो है हमारा जो ब्रेन होता है, ठीक है, हमारा जो ब्रेन होता है वो एक तरीके का जेली लाइक सब्सटेंस होता है। तो उसको ना हम लोग इकट्ठा करके उसको घड़ी करके एक तरह रखना है, किसमें, क्रैनियम बॉक्स में। तो वो कौन करवाता है, यही रिजेस एंड ग्रूव्स, ठीक है। रिजेस एंड ग्रूव्स जितना इस तरह से कॉन्वुलेटेड होंगे, उतना वो आसानी से उस क्रैनियम बॉक्स में फिट हो पाता है, ठीक है। तो इनका काम ये होता है, पहली बात। और दूसरा काम ये है रिजेस एंड ग्रूव्स का या फिर गायरी एंड सल्काय का, इनका काम ये होता है कि ये ना मैक्सिमम से जैसे कि मान के चलो, देखो इसी की बात हो रही है, याद रखना, आउटर सरफेस होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स का जो आउटर सरफेस होता है वो हाईली कॉन्वुलेटेड होता है। कैसा होता है ये, हाईली कॉन्वुलेटेड होता है, ठीक है। हाईली कॉन्वुलेटेड का मतलब अब इसको समझते हैं। अभी यहाँ पे देखो, ये आया इस तरह से, ऐसे, अब समझते हैं, हाँ इस तरह से ऐसे आ रहा है, देखो यहाँ पे ये क्या है, इस तरह से जो जा रहा है, ये क्या है, हमारा रिजेस है, ये ग्रूव्स है, ये रिजेस है, ये ग्रूव्स है, ये रिजेस है, ये ग्रूव्स है। इसको मैं इसके नाम से जानता हूँ, एक कहता हूँ गायरी सल्काय। देखो जो सल्काय जा रहा है वो कितना डीप जा रहा है अभी, है कि नहीं, और फिर से जो गायरी आ रहा है, फिर से सल्काय आ रहा है। तो इस तरह से कैसा है, हाईली कॉन्वुलेटेड है ये, कौन, गायरी सल्काय, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं, इसी गायरी सल्काय में ना बहुत से न्यूरॉन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। बहुत से न्यूरॉन्स क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, मतलब न्यूरॉन्स की तादाद इसमें ज़्यादा रहती है। और ज़्यादा होने से फ़ायदा भी है कि नहीं, जितना न्यूरॉन्स होगा उतना फ़ायदा है। तो न्यूरॉन्स का एक्यूमुलेशन करवाते हैं ये कौन, गायरी एंड सल्काय, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स इसमें एक्यूमुलेट रहे, जमा रहे, ठीक है, ओके। तो ये समझ में आ गया कि आउटर सरफेस जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का होता है वो हाईली कॉन्वुलेटेड होता है, और गायरी एंड सल्काय का काम ये भी होता है कि वो एक्यूमुलेट कर सके, किसको, ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेशन कर सके न्यूरॉन्स का, ओके। तो ये होता है, ये है गायरी एंड सल्काय का की प्रॉपर्टी एक तरीके की, ओके। तो यार वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते कि ऑलरेडी आई थिंक 20 मिनट्स तक हो चुका है। सो वी विल कंटिन्यू tomorrow with the new topic, or we will continue with the same topic only, okay. Then we will discuss about the temporal lobes, parietal lobes and all that, okay. So thank you so much all of you.